प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज का वीडियो कक्षा 11वीं कला संकाय एवं कॉमर्स संकाय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। आज के वीडियो में मैं समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत जारी की गई प्रश्न बैंक की इकाई 1 के प्रश्नों के उत्तर के हल लेके आया हूँ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। प्रश्नों के हल के पहले हम इसका ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। ब्लूप्रिंट के हिसाब से वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न, जो 1 अंक के प्रश्न है, वह 2 पूछे जाएंगे और 2 अंकों वाला यहाँ पर इस इकाई से एक प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। इस प्रकार से इस इकाई के लिए यानी इकाई 1 के लिए कुल 4 अंक आवंटित हैं। तो आइए हम इन 4 अंकों के आवंटन की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तब आप क्या हैं। तो दिए गए विकल्पों में उपभोक्ता विकल्प सबसे सही है, क्योंकि जब हम कोई वस्तुएं खरीदते हैं तब हम क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें कि जब आप वस्तुओं को स्वयं लाभ के लिए बेचते हैं तब आप क्या होते हैं? तो तब हम विक्रेता होते हैं। यानी जब हम अपने लाभ के लिए वस्तुओं को बेचते हैं, यानी वस्तुओं को बेचना यानी क्या हो जाएगा? विक्रेता। यहाँ पे सही विकल्प है। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, वस्तुओं का उत्पादन कौन करता है? तो वस्तुओं का उत्पादन जो करता है, जो व्यक्ति करता है, उसे हम उत्पादक कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब आप कोई नौकरी करते हैं तब आप कहलाते हैं, तब आप क्या कहलाते हैं? कर्मचारी कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि धन प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं कि धन प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं वह आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल हैं? पहला ऑप्शन है असीमित आवश्यकताओं से संबंधित आर्थिक गतिविधियां। दूसरा है सीमित संसाधनों से संबंधित आर्थिक गतिविधियां। तो हम सब जानते हैं कि हमारी आवश्यकताएं कैसी हैं? असीमित होती हैं। और साधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। यहाँ पर इन दोनों ही गतिविधियों का अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल हैं। इसलिए हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प होगा ए और बी दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी आर्थिक क्रिया है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में उपभोग, वितरण और उत्पादन, यह तीनों ही क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं। इस कारण से हमारा सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी यह सभी आर्थिक क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है कि मेरा दोस्त अतुल एक गायक है के 2 क्रियाकलाप नीचे दिए गए हैं। यानी उसके जो विद्यार्थी है या दोस्त है, यहाँ पर बताया गया है कि मेरा जो दोस्त है अतुल एक गायक है और उसके क्रियाकलाप दिए हैं। हमें ये बताना है कि वो आर्थिक हैं या गैर आर्थिक। देखते हैं। सुबह गायन के लिए पहला जो कार्यकलाप दिया है कि सुबह गायन के लिए मंच पर एक कार्यक्रम किया तथा फीस के रूप में 10,000 रुपये प्राप्त किए। यानी 10,000 रुपये प्राप्त किए। हम सब जानते हैं जब रोज़ राशि प्राप्त होगी तो यह क्या होगा? आर्थिक क्रिया। अगला है कि शाम को हमने उसकी 4 वर्षीय बेटी का जन्मदिन घर पर मनाया और उसके लिए गाना गाया। ऊपर दी गई सूचनाओं के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? तो 4 वर्षीय बेटी के जन्मदिन पर यदि हमने जो जन्मदिन मनाया है, गाना गाया है, तो यह कौन सी क्रिया हो जाएगी? अनार्थिक क्रिया। तो पहली वाली आर्थिक है और दूसरी वाली अनार्थिक है। यहाँ पर हम देखते हैं विकल्प दिया है क्रियाकलाप एक आर्थिक क्रिया है और दूसरी गैर आर्थिक क्रिया है। तो यह विकल्प हमारा सही हो जाएगा। विकल्प सही है ए नंबर का, जिसमें जो हमारा पहला कथन है एक आर्थिक क्रिया है और दूसरा जो कथन है वह गैर आर्थिक क्रिया है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी गैर आर्थिक क्रिया नहीं है। थोड़ा सा प्रश्न घुमा हुआ है, आप उसे अगर हम ऐसे समझें कि निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है।
क्योंकि गैर आर्थिक नहीं है को हम क्या कहेंगे, आर्थिक क्रिया है। तो यहाँ पर अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा दी गई सेवाएं कौन सी क्रिया होती हैं, आर्थिक क्रियाएं होती हैं, या हम कहेंगे गैर आर्थिक क्रिया नहीं है। क्योंकि नेक काम करने के लिए रक्तदान करना ये गैर आर्थिक क्रिया है। एक माँ द्वारा किए गए घर के कामकाज यह भी गैर आर्थिक क्रिया है। और पिता द्वारा की गई बच्चों की देखभाल यह भी गैर आर्थिक क्रिया है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प जो डी है कि अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा दी गई सेवाएं यह गैर आर्थिक क्रियाएं नहीं हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या में प्रतिदिन 10,000 तक की वृद्धि हो रही है, यह कैसा कथन है? तो हम जब जानते हैं यह मात्रात्मक कथन है, तो इसलिए हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है जिसमें दिया है रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है। तो आइए हम इनको देखते हैं। हमारी इच्छाएं रिक्त स्थान होती हैं, तो मैंने यहाँ पर अनंत लिखा है, हम असीमित भी लिख सकते हैं, यानी हमारी जो इच्छाएं वह अनंत होती हैं या असीमित होती हैं। अगला दूसरा जो है वह रिक्त स्थान सभी आर्थिक क्रियाओं की जड़ है, तो उपभोग सभी आर्थिक क्रियाओं की जड़ है। तीसरा रिक्त स्थान है कि उत्पादकों के पास जो संसाधन होते हैं वह रिक्त स्थान होते हैं, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा सीमित, क्योंकि जो संसाधन है वह कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। चौथा रिक्त स्थान इसमें है कि संसाधन रिक्त स्थान प्रयोग वाले होते हैं, तो संसाधन वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं। इस रिक्त स्थान में आएगा वैकल्पिक प्रयोग, क्योंकि संसाधनों के हम जानते हैं वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। पांचवा रिक्त स्थान है कि उत्पादन उपभोग वितरण रिक्त स्थान क्रियाकलाप है, तो यह आर्थिक क्रियाकलाप है। उत्पादन उपभोग वितरण यह सब क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप है। आर्थिक नीति निर्माण में रिक्त स्थान है, सांख्यिकी नीति निर्माण में रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर सहायक सही विकल्प हमारा ये, इसमें रिक्त स्थान भरेंगे सहायक। सांख्यिकी नीति निर्माण में सहायक है। अब आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न है सही अथवा गलत बताइए। तो यहाँ पर सही गलत या सत्य असत्य बताना है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर यदि आपसे सही गलत कहा गया है तो आपको कथन के सामने सही लिखना है या फिर गलत लिखना है। सबसे पहला कथन है उपभोक्ता निश्चित आय और कीमत के आधार पर वस्तुएं खरीदता है, तो यह कथन हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके सामने हमें लिखना होगा सही। दूसरा कथन है कि उत्पादक बाजार के लिए उत्पादन करता है, उत्पादक बाजार के लिए उत्पादन करता है, यह कथन कैसा है, सही है। यह कथन भी यहाँ पर निशान सही का लगाया गया है, लेकिन आपको इस कथन के सामने क्या लिखना होगा, सही लिखना होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि मजदूरी ब्याज लाभ को वितरित करना वितरण है, तो यह कथन भी कैसा है, सही है, क्योंकि यह सब मजदूरी ब्याज लाभ को वितरण करना जो वितरित करते हैं वह वितरण की क्रिया है। चौथा जो हमारा सही गलत वाला प्रश्न है कि आर्थिक क्रियाएं आम जीवन के कारोबार को प्रभावित करती हैं, तो यह कथन भी सही है। तो इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है पांचवा कि चुनाव की समस्या अर्थशास्त्र में, चुनाव की समस्या का अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता है, यह कथन असत्य है। क्योंकि हम यह गलत है, गलत लिखना हुआ यहाँ पे, असत्य लिखा है मैंने, क्योंकि हमें सही और गलत लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गलत। चुनाव की समस्या का अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र में चुनाव की समस्या का अध्ययन करते हैं। चुनाव मतलब चयन का, हम कई प्रकार के चयन हमें यहाँ पर करना पड़ते हैं आर्थिक समस्याओं के हल करने के लिए। आगे देखते हैं अगला जो सही गलत वाला प्रश्न है कि सांख्यिकी केवल गुणात्मक आंकड़ों से सरोकार रखती है, तो यह कथन गलत है, क्योंकि सांख्यिकी गुणात्मक आंकड़ों से नहीं बल्कि मात्रात्मक या संख्यात्मक आंकड़ों से सरोकार रखती है। अगला प्रश्न है कि सांख्यिकी के निष्कर्ष औसत रूप से सत्य होते हैं, तो यह कथन सही है, तो यहाँ पर आपको लिखना है सही। इसके बाद में सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण में सहायक होती है, तो यह कथन भी सही है, तो इसके सामने भी हमें सही लिखना होगा, तो यह कथन भी एकदम सही है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है जिसमें कि सही जोड़ियां बनाना है, तो मैंने यहाँ पर तीर के माध्यम से सही जोड़ियां बनाई हैं। आप
यहाँ पर तो तीर के माध्यम से नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे आवश्यकताएं हैं तो आवश्यकताओं की असीमित होती हैं, तो आपको यहाँ सामने लिखना है, यहाँ पे लिख देना आवश्यकताएं असीमित होती हैं। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल में जो सही जोड़ी इसकी असीमित से है। संतुष्टि के साधन सीमित होते हैं, साधनों के प्रयोग वैकल्पिक होते हैं, चुनाव की समस्या अभाव के कारण होती है, और आम जीवन के कारोबार यह होता है आर्थिक क्रिया। इस प्रकार से ये सही जोड़ियों हमने मिलान कर लिया है। अब ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है, तो मैंने अपने हिसाब से मेरे हिसाब से इन उत्तरों को लिखा है। आप चाहें तो इनके कोई दूसरे उत्तर भी लिख सकते हैं। इसमें देखते हैं, पहला प्रश्न है आर्थिक तथ्यों को क्या कहते हैं। तो आर्थिक तथ्यों को हम जानते हैं आंकड़े या समंक कहते हैं। प्रश्न दूसरा है अर्थशास्त्र में उपायों को किस रूप में जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र में उपायों को नीतियों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है अर्थशास्त्र में अधिकतर आंकड़े कैसे होते हैं। तो अर्थशास्त्र में अधिकतर आंकड़े कैसे होते हैं, मात्रात्मक होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि ऋणात्मक आंकड़ों के अतिरिक्त अर्थशास्त्र में कैसे आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे ये प्रश्न में डाउट लग रहा है, हो सकता है ऋणात्मक ना हो, यहाँ पर गुणात्मक हो सकता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि गुणात्मक आंकड़ों के अतिरिक्त अर्थशास्त्र में कैसे आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं अर्थशास्त्र में मात्रात्मक या संख्यात्मक आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो हम मात्रात्मक भी लिख सकते हैं, संख्यात्मक भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका अंतिम प्रश्न है कि सांख्यिकी क्या करती है, यानी सांख्यिकी के हमें कार्य बताना है। तो सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायक होती है, जटिलता को सरल बनाया जाता है सांख्यिकी के माध्यम से, और आप चाहें तो इसके और भी दूसरे कार्य लिख सकते हैं। आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। इसके बाद 5 ऐसे प्रश्न दिए हैं जिनके उत्तर आपको थोड़ा सा बड़े रूप में लिखना है। इनके लिए 2 अंक आवंटित हैं। तो मैं आपको इन प्रश्नों से अवगत करा देता हूं। उत्पादन किसे कहते हैं, उपभोग का अर्थ लिखिए, वितरण किसे कहते हैं, आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, 2 आर्थिक क्रियाकलापों को बताना है। इन क्रियाकलाप बताना है कि आर्थिक क्रियाकलाप कौन से हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने हिसाब से तैयार करें, और आप सबको मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को उत्तर इस वीडियो के माध्यम से तैयार करा दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को, अपने अन्य साथियों को अवश्य शेयर करें। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।